वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं की हमारी यह पाठ्य पुस्तक, और इसके अंतर्गत आज हम नागरिक शास्त्र खंड से कुछ अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 8वीं में हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली। कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे पाठ 3 केंद्रीय कार्यकारी मंडल के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हम सब जानते हैं। तो इतने बड़े लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ आवश्यक घटक भी जरूरी होते हैं। छोटा सा घर हमें चलाना होता है, अपना छोटा सा स्कूल हमें चलाना होता है, तो कितना हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो इतना बड़ा हमारा देश और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, निश्चित है इसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ घटक होंगे। तो आओ हम उन घटकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के मुख्य अंग, इसके 3 मुख्य अंग हैं। पहला विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल, राष्ट्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल का समावेश होता है। अब संसद और विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य जिसे हम सांसद कहते हैं, और एमएलए या एमएलसी यानी विधानमंडल राज्य के स्तर पर जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि, उन्हें हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके अलावा सबसे निचले स्तर पर नगर सेवक, कॉरपोरेटर, ये हमारे विधायिका के अंग होते हैं। दूसरा मुख्य घटक है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवा विभाग आता है, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस, ये सब केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर हम देखें तो एमपीएससी परीक्षा से पास हुए जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी बॉडी। न्यायपालिका नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर न्याय की व्यवस्था होती है। तो ग्राम पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लोग न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। यह हमारी भारतीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के मुख्य अंग हैं। हमारी भारतीय संसद और ये हमारे भारत का संविधान। हम सब जानते हैं कि भारत की संसद की निर्मित संविधान द्वारा हुई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल का ही अंग होता है और यह विधानमंडल के लिए ही उत्तरदायी भी होता है।
संघ शासन। संघ शासन अर्थात केंद्र शासन। संघ शासन के निम्न मुख्य घटक हैं: राष्ट्रपति, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल, और विधानमंडल के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा, और कार्यकारी मंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। और ये सभी लोग जनता के हित को ध्यान में रखकर जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। केंद्रीय कार्यकारी मंडल। इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश होता है? संविधान में इस संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? कार्यकारी मंडल लोगों के हितों के लिए कैसी नीतियां बनाता है, आदि बातों की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय कार्यकारी मंडल का स्वरूप। भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का समावेश होता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मंत्रिमंडल के कार्यों को जानेंगे और संसद का मंत्रिमंडल पर किस तरह से नियंत्रण होता है, इन सब बातों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष चुनाव में सहभाग लेती है, अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। जिस समय चुनाव घोषित होते हैं उस समय जगह जगह पर अलग अलग दल अपनी चुनाव प्रचार सभा करते हैं, अपने राजनीतिक, सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं जिन पर उन्हें कार्य करना है उसके बारे में जनता को बताते हैं। उनका एजेंडा क्या है, उनका घोषणा पत्र क्या है, इस बारे में जनता को अवगत कराते हैं। आप सबने भी अब चुनाव के समय देखा होगा कि किस तरह से चुनाव रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, और प्रत्येक दल, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हर पार्टी के लोग आते हैं जो उस चुनाव में भाग ले रहे होते हैं, वो आते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में बताते हैं। जो कार्य उन्होंने पहले किए हैं, चयन होने के बाद और कौन सा वो काम करना चाहते हैं, ऐसी जानकारी वो जनता को देते हैं। हमारे देश में स्त्री पुरुष समभाव यानी लिंग समानता की बात पे जोर दिया जाता है और चुनाव में स्त्री या पुरुष कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। चुनाव होने के बाद जितने वोट दिए जाते हैं उनकी गिनती की जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वोट की काउंटिंग हो रही है, यानी मतदान जो होने के बाद जितने वोट दिए गए हैं उनकी गिनती की जाती है, और उसके बाद जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है। जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह पार्टी विजयी मानी जाती है, वह दल विजयी चुना जाता है, और फिर उस दल के लोग मिलकर अपना लीडर, अपना नेतृत्व जो है उसका चयन करते हैं, और वो जो उनका लीडर होता है या उनका जो नेतृत्व होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होता है। और यहां भी हम फिर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर स्त्री या पुरुष कोई भी चयनित हो सकता है।
और इसी दल के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। यानी जो विजयी दल है, जिस दल को बहुमत मिला है और उस दल ने अपना नेता चुना है, तो वह जो नेता है वो प्रधानमंत्री, और उसी दल में से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। मंत्रिमंडल में क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है, और यदि कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। यानी जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, उसे संसद का सदस्य होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्रियों का चयन करते हैं। चाहे वो वित्त विभाग हो तो वित्त विभाग का मंत्री वित्त मंत्री कहलाएगा, कृषि विभाग का जो प्रमुख होगा वो कृषि मंत्री, रेल विभाग का प्रमुख रेल मंत्री, विदेश विभाग का प्रमुख विदेश मंत्री, शिक्षा विभाग का प्रमुख शिक्षा मंत्री, उद्योग विभाग का प्रमुख उद्योग मंत्री, इसी तरह खेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, और बहुत सारे विभाग होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है और इस देश की व्यवस्था को यदि ठीक से चलाना है तो उसके लिए अलग अलग विभागों को सुसंगठित होकर कार्य करना आवश्यक होता है। तो इस तरह हम देखें तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं। अब कृषि विभाग को देखना है तो कृषि मंत्री पूरे देश की कृषि नीतियों को निर्धारित करेगा, उनके किसानों के बारे में, उनके हितों के बारे में विचार करेंगे उनके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं। अब जो कृषि मंत्री है उसके भी अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि अकेला कृषि मंत्री कोई काम नहीं कर सकता, तो कृषि मंत्री के पास भी एक टीम होती है। ये इस तरह से हर एक स्तर पर एक कुशल संगठन होता है, और यह सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता के हित में कार्य करते रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य। क्योंकि हम देखते हैं समाचार पत्र में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल पर देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास कितना पावर होता है। जहां वो जाता है उसके साथ एक लंबी चौड़ी टीम रहती है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है उसकी, और जब भी वो चुनाव सभा करता है या कोई भी सभा करता है, देश को संबोधित करता है, तो लाखों लाखों लोग उसको सुनते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के काम क्या हैं? प्रधानमंत्री जैसा हमने कहा स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, तो ये है हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्रधानमंत्री के लिए अपने मंत्रिमंडल का चयन करना, और उसमें वो अलग अलग विभागों के लिए लोगों का चयन करता है। अब इनका चयन किस आधार पर करता है? अब उसने कृषि मंत्री चुना, रक्षा मंत्री चुना, खेल विभाग मंत्री चुना, शिक्षा मंत्री चुना, स्वास्थ्य और आरोग्य मंत्री चुना, तो किन आधारों पर इन मंत्रियों का चयन होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करते समय प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने पार्टी के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो लोग प्रधानमंत्री का विश्वास हासिल किए होते हैं, प्रधानमंत्री को उन पर भरोसा रहता है कि हाँ ये लोग हमारा साथ देंगे, हमारी नीतियों को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे, तो सबसे पहले वो अपने विश्वास पात्र सहयोगियों पर ध्यान रखते हैं। इसके बाद केवल विश्वास पात्र होना ही बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, उसके बाद उस व्यक्ति का प्रशासकीय अनुभव कितना है, वह प्रशासन कितनी अच्छी तरह से कर सकता है, उसके पहले उसने कौन कौन से काम किए हैं, तो प्रशासकीय अनुभव को भी तरजीह दी जाती है, उसको भी महत्व दिया जाता है। उसका शासन कौशल कैसा है? जिस व्यक्ति का चयन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में,
उस व्यक्ति का शासन कौशल कैसा है। क्योंकि तुरंत आज कोई व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और आज ही वो एकदम से किसी बड़े पद पर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। हमें छोटे पद से कार्य की शुरुआत करनी पड़ती है। किसी भी बड़े विभाग को चलाने के लिए दीर्घ अनुभव की आवश्यकता होती है, कौशल की आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री भी जब अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं तो उसमें वो जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं उसकी कार्यक्षमता, उसके शासन कौशल और जो विभाग वो उसको दे रहे हैं उस विभाग के बारे में उसका विषय ज्ञान कितना है, इन सब बातों पर ध्यान देते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वे अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण। अब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री तो सब चुन लिए कि ये मेरी टीम रहेगी। अब उस टीम में से उसे हर मंत्री को अलग अलग विभाग देना है, तो किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य होता है। मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है, यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं। यानी किस व्यक्ति को हमें वित्त विभाग देना है, कौन देश की अर्थव्यवस्था संभालेगा, किस व्यक्ति को हमें देश का रक्षा विभाग देना है, कौन देश की सुरक्षा संबंधी नीतियों को बनाएगा, हमारी नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इनकी नीतियों का निर्धारण कैसे होगा, यह सब देखने के लिए रक्षा मंत्री। उसी तरह से कृषि मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, यानी ऐसे बहुत सारे विभाग हमारे देश में होते हैं और हर विभाग को संभालने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री अपने चयनित मंत्रिमंडल में से लोगों को पदभार देते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल की सभी सभाएं उनकी अध्यक्षता में होती हैं। विभागों का वितरण करने के पश्चात विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता में हो रहा है या नहीं यह देखना, यह सारे काम प्रधानमंत्री को पूरे करने पड़ते हैं और यह उसकी जिम्मेदारी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वह अपनी टीम का लीडर है। उसकी टीम के लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, हर विभाग में आपस में तालमेल है या नहीं, क्योंकि जब सभी लोगों में आपसी तालमेल होगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी, तभी हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ये सब सभी लोगों में, इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतने सारे विभाग हैं, कई बार परस्पर लोगों में मतभेद होते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन यह सब क्षणिक होता है और ऐसे समय पर प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है। तो किसी भी लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि वह अपने टीम के लोगों को एक साथ लेकर चल सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ाना, यानी देश की एक अच्छी इमेज स्थापित करना, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, पूरा विश्व जो है वो हमारे देश की नीतियों का समर्थन करे, हमारे देश को एक प्रतिष्ठा प्रदान करे, सम्मान की दृष्टि से देखे, इसके लिए प्रयत्न करना और देश की जनता को यह आश्वस्त करना कि आपदा समय में, यानी मुश्किल समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय या किसी दुर्घटना के समय
वह आपदग्रस्तों की सहायता करेंगे और इन सब कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वहन करना पड़ता है। समय समय पर अनेक आपदाएं आती रहती हैं। कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं तो कुछ मानव निर्मित, जैसे सुनामी, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो कहीं पर आग लगना, इस तरह की ये जो दुर्घटनाएं हैं ये मानव निर्मित दुर्घटनाएं हैं। तो ऐसे समय में आपदग्रस्तों की सहायता करना यह भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य का निर्वहन उसे करना पड़ता है क्योंकि वह अपने देश की जनता का नेतृत्व कर रहा है। देश की जनता ने उसे चुना है अपने नेतृत्व करने के लिए। तो यह प्रधानमंत्री की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब हम जानेंगे मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मिति में अग्रसर रहता है, यानी कानून बनाने में मंत्रिमंडल का योगदान रहता है। संसद में उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी किसी मुद्दे पर हमें कोई कानून बनाना है तो पहले उसके ऊपर पूरी चर्चा होती है। संसद के दोनों सदनों में उसे प्रस्तुत किया जाता है और जब सभी सदस्य उससे सहमत होते हैं उस पर विस्तार से चर्चा होती है। पक्ष वाले लोग, विपक्ष वाले लोग, अपोजिशन वाले लोग जिसे हम कहते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग या विपक्षी दल के लोग, सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं। उस मुद्दे में क्या कमियां हैं, वह देश के हित में है या नहीं, यदि उसमें कुछ सुधार करके उसे और हम आगे ला सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे चर्चा, विस्तृत चर्चा उस मुद्दे पर होती है और उसके बाद उसे एक प्रारूप देकर सदन में फिर से प्रस्तुत किया जाता है और एक प्रोसेस होने के बाद, एक प्रक्रिया के बाद जब वो लोकसभा में पारित हो जाता है कोई मुद्दा, तो फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी उस पर विस्तार से चर्चा होती है और इस तरह से किसी मुद्दे पर कानून बनता है। तो ये कानून की जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसमें मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी मुद्दे पर जिस पर हमें कानून बनाना है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। क्योंकि हमने कहा कि भाई हमें कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कोई हमें कानून बनाना है, तो हमें ऐसे नहीं हमने बोला और कानून बन गया। पहले भाई आपको क्या बनाना है, क्या कानून बनाना है, क्या नियम बनाने हैं। कानून का मतलब क्या है? नियम बनाने हैं। अनुशासन पालन करने के लिए हमें नियम बनाने हैं। तो वो नियम कौन से होंगे, कैसे उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, वो सबके हित में होगा या नहीं, ऐसे उस पर एक प्रारूप बनता है और उस पर विस्तार से चर्चा होती है। तो उसके बाद सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार यानी विदेश नीति, ऐसे अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति बनानी पड़ती है या एक निश्चित दिशा निर्धारित करनी पड़ती है और उसी दिशा निर्धारण के बाद मंत्रिमंडल अपना कार्य करता है। क्योंकि हम सब कोई भी जब काम करते हैं, जैसे अब मान लो आप परीक्षा में ही, आपको परीक्षा जब देनी होती है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज ही एक ही दिन सभी विषयों की परीक्षा हो जाएगी। आपका एक टाइम टेबल बनता है और वो टाइम टेबल आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर सब मिलकर बनाते हैं और उसके बाद वो टाइम टेबल हर एक क्लास के हिसाब से, हर एक विषय के अनुसार बनता है और फिर परीक्षा आसानी से संपन्न हो जाती है। नहीं तो हमारे पास इतने सारे विषय हैं, है ना, इतनी सारी कक्षाएं हैं, एक ही दिन में तो हम सारे काम नहीं कर सकते। तो उसी तरह इतना बड़ा देश है, इतने अलग अलग विभाग हैं, वो सब पर हमें एक साथ सुचारू रूप से कार्य करना है। तो हमें एक दिशा निर्धारण करनी पड़ती है, हमें एक प्रारूप बनाना पड़ता है कि हमारी ये पॉलिसी होगी शिक्षा के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में हमारा ये विचार है। जैसे आज हम मेक इन इंडिया पर बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, ये हमारी एक नीति है कि भाई भारत में ही हमारा उत्पादन हो और भारत के स्वदेशी उत्पादन हो, भारत में उत्पादन हो और इसका भारत की जनता के लिए उपयोग हो। तो इस तरह से ये हमारी एक नीति हो गई है। तो ऐसी अनेक नीतियां हमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनानी पड़ती हैं। अभी हमने स्वास्थ्य विभाग के लिए
अलग नीतियां बनी। अभी हमने देखा कि आज वर्तमान समय और इसके पिछले समय में कोविड जैसे एक महामारी ने अपना एक बड़ा बहुत ही वैश्विक रूप धारण किया, और इससे निपटने के लिए हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। तो जो एलोपैथिक चिकित्सा विभाग है, आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग है, तो इसके लिए इन सभी ने मिलकर अलग अलग ढंग से अपने अपने काम किए और देश को इस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो अब हमारे देश की जो स्वास्थ्य नीति है वो कैसी होगी, इसका एक प्रारूप डिसाइडेड है, एक निश्चित प्रारूप है, और उसी के आधार पर ये सारे विभाग अपने कार्य करते हैं। और यह काम कौन करता है? नीति निर्धारण का काम तो मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है। यानी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने अपने विभाग की नीति बनाई और उसे संसद में प्रस्तुत किया, यदि उसे संसद का समर्थन नहीं मिला, उसे संसद का बहुमत नहीं मिला, तो वह जो नीति है जो उसने सोची है मंत्री ने अपने विभाग के लिए, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, वह पारित ही नहीं होती है नीति। वो तो मंत्रिमंडल को क्या करना होता है कि अपनी नीतियों को संसद में प्रस्तुत करे और संसद की मंजूरी उसे मिले, संसद में वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो, तभी वह नीति जो है वो नीति के रूप में कार्य कर सकने में समर्थ होंगे। तो संसद की मंजूरी पाना, संसद का विश्वास मत हासिल करना मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी अब क्या हो गई? नीतियों को कार्यान्वित करने की। जो नीतियां उन्होंने बनाई हैं, संसद में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है, समर्थन हासिल किया है, और वह जो नीति बन चुकी है अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्योंकि नियम बनाना आसान होता है, एक बार नियम बन गया तो उसका क्रियान्वयन कैसे हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला काम होता है। जैसे स्कूल में नियम बन गया कि हमें 7:10 पर सवेरे स्कूल में पहुंचना है, उसके बाद 7:30 बजे प्रार्थना होनी है, 10 मिनट प्रार्थना होने के बाद सभी बच्चे अपनी क्लास में जाएंगे और 7:45 से हमारा पहला कालांश शुरू होना है। ये नीति बन गई हमारी। अब ये नीति तो बन गई, लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, भाई स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से मान लो 25 बच्चे जो है बराबर 7:10 पर आ रहे हैं, उसमें से बाकी 25 बच्चे वो 7:15 पर आ रहे हैं, बाकी 25 बच्चे 7:20 पर आ रहे हैं, बचे हुए 25 बच्चे 7:30 पर आ रहे हैं। तो प्रार्थना में सभी बच्चों का सहभाग नहीं हो रहा है। अब ये नीति तो हमारी बन गई कि सबको 7:10 पर आना है, लेकिन क्या इसका क्रियान्वयन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की जिम्मेदारी है, स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। तो उसी तरह जब मंत्रिमंडल अपनी नीतियों को बना लेता है, उसकी नीतियों को विश्वास मत मिल जाता है, तो अब वो नीति का क्रियान्वयन हो, उसके ऊपर अमल हो, कार्य हो उसके ऊपर, और ये काम कैसे होगा, यह जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो संसद द्वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है, और अमल बजावणी करणे, मराठी में हम कहते हैं अमल बजावणी करणे अति आवश्यक आहे। म्हणजे हमने जो कानून बनाए हैं उसके ऊपर क्रियान्वयन होना चाहिए, कार्य भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल के पास तो बहुत सारे काम हैं, और वो तो ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल को लगे कि भाई हम तो कानून बना सकते हैं, हम नीति निर्धारण कर सकते हैं और हम नीतियों को क्रियान्वित भी कर सकते हैं। तो वो निरंकुश ना बन जाए कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब नियम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता। लोकतंत्र में सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, और किस प्रकार नियंत्रण रखती है अब वो हम देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। मंत्रिमंडल निरंकुश ना हो जाए, वह तानाशाही प्रवृत्ति का अनुगामी न बन जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल का काम है कि वो कानून बनाएगा, नीतियों की निर्मिति करेगा,
तो उसे ऐसा लग सकता है ना कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए संसद जो है वो मंत्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रखती है, और उस नियंत्रण के कुछ उपाय हैं। कैसे नियंत्रण रखती है? तो नियंत्रण रखने के जो उपाय है उसको हम देखते हैं। पहला है चर्चा और विचार विमर्श, दूसरा उपाय है प्रश्न काल, तीसरा उपाय है शून्य काल, और चौथा उपाय है अविश्वास प्रस्ताव। अब देखते हैं ये चारों मुद्दे क्या है, इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। पहला है चर्चा और विचार विमर्श। कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियां दिखाते हैं। जब संसद में चर्चा होती है तो उसमें आपने जो नीति बनाई है उसके अंदर क्या सही बात है, क्या अच्छी बात है, क्या उसमें कमियां हैं, ये सारी चीजों पर पॉइंट आउट किया जाता है। और उसके बाद उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार भी किया जाता है। तो कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कानून में कोई कमी न रह जाए, कानून पारदर्शी हो, तो इस तरह से यह चर्चा जो है ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कोई भी मंत्रिमंडल या यह नहीं सोच सकता कि जो हमने नीति बना ली, जो सोच ली वही फाइनल होगी। उसके ऊपर संसद का नियंत्रण रहता है। दूसरा है प्रश्न काल। प्रश्न काल मतलब एक ऐसा समय जब प्रश्न पूछे जाते हैं। जब संसद के सत्र बुलाए जाते हैं, सभा होती है, तो संसद सत्र के समय सदन की जब कार्यवाही शुरू होती है, संसद में दो सदन है ना, हम जानते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, तो उसकी शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है। जो संसद में अन्य सदस्य हैं, उनके जो वो सदस्य हैं वो अपने अलग अलग प्रश्न बना के लाते हैं उनके पास, क्योंकि हर एक सदस्य जो है वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। देश के अलग अलग भागों से आए हुए सदस्य उसमें रहते हैं, उनके अपने क्षेत्र के प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो हर सदस्य जो है, जो सांसद है, वो अपने पास प्रश्न तैयार रखते हैं कि हमें ये प्रश्न संसद में पूछना है, ये मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में हमें अपने मुद्दे रखने हैं। तो वो जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक होता है। अब मान लो जैसे हम मुंबई से हैं और हमें संसद में मीटिंग हो रही है और मैं वहां पर अपने मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों के बारे में मुझे बात करनी है। तो मुझे पता है कि आज भाई शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी है, तो मैं शिक्षा से संबंधित अपने प्रश्न तैयार रखूंगी कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमें क्या किन चीजों की जरूरत है, कौन सी नीतियां हमारे लिए ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, या हमें कुछ और संसाधन चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं हमारे पास। तो ये सारे मुद्दे मैं अपनी मीटिंग के लिए तैयार रखूंगी। और जब ये मुद्दे मैं अपनी मीटिंग में रखती हूं तो जो शिक्षा विभाग का प्रमुख है वह उसके बारे में समाधान कारक उत्तर देगा उसका। यदि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें कुछ मैंने अपनी कमियों के बारे में बात की है कि भाई हमारे पास ये संसाधन की कमी है, हमें इसकी जरूरत है, और मंत्री वहां जो शिक्षा विभाग का प्रमुख है उसे लगता है कि हाँ भाई ये प्रश्न तो बहुत जरूरी है, इसको हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से वो संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करता है मंत्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न काल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। मान लो कोई नीति पहले बन चुकी है, मंत्रिमंडल के द्वारा कोई नियम पारित हो चुका है, उस नियम को पारित करने में मुझे अपने क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है, तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा नियम बना था, इस पे हमने काम किया, लेकिन ये उसमें हमें कठिनाई आई है, तो इसका निराकरण किया जाए। तो इस तरह से ये जो प्रश्न काल है, इस समय मंत्रिमंडल जो रहता है, हर एक मंत्री को बहुत तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हमारे इतने सांसद वहां पे होते हैं, देश की जनता की इतनी सारी समस्याएं होती हैं, वो सारी चीजें वहां पर पटल पर रखी जाती हैं। तो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली उपाय है प्रश्न काल। शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना, यह सब
इसी काल में होता है, इसी समय होता है। हम सभी ने टीवी चैनल्स पर इस तरह सत्र का प्रसारण होते हुए देखा है। ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग जो सत्र हो रहे हैं, किस तरह से हर सदस्य वहां सभा में सहभागी होते हैं और हर एक लोग अपने अपने प्रश्न रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री, जब लोग अपने प्रश्न रख लेते हैं तो उस विभाग का जो संबंधित मंत्री है वो खड़े होकर उसका जवाब भी देता है। और इस समय सभी, जब एक सदस्य बोल रहा होता है, अपने प्रश्न रख रहा होता है, अपनी शंका वहां पे रख रहा होता है, तो बाकी सभी सदस्य शांत रहकर उसकी बात सुनते हैं। तो ये संसद का जो हमारे प्रश्नकाल में बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय होता है, प्रश्नकाल। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। अपना निषेध व्यक्त करने के लिए, यानी अपनी नकारात्मकता कि हम आपके उत्तर से सहमत नहीं हैं, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए कभी कभी संसद जो सदस्य हैं वो सभा का त्याग करते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। अभी अभी आपने कभी पढ़ा होगा या टीवी पर देखा भी होगा, लोकसभा के जो प्रश्नकाल होता है संसद का, वह उसका सीधा प्रसारण होता है, टीवी पर होता है उसका। तो वहां पर किस तरह से हमारे जो सांसद हैं वो प्रश्न पूछते हैं, मंत्रीगण कैसे उसका जवाब देते हैं। और कई बार मंत्रियों में और सांसद के प्रश्नों मतलब उत्तरों में इतना मतभेद होता है, तो जो सांसद है वो अपना विरोध व्यक्त करने के लिए सदन से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे न्यूज आती है कि आज संसद के इतने सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया, यानी वो सभा से निकलकर चले गए। तो इस तरह से यह प्रश्नकाल में इस तरह की कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। मंत्रिमंडल कभी निरंकुश नहीं हो सकता कि हम जो चाहे वही करेंगे। अगला है शून्यकाल। अधिवेशन सत्र के समय दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है और इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। और बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली जो हमारे हाथ में जो पावर है वो है अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव कैसे काम करता है? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। जैसे कि अभी एक पक्ष जो है वो सरकार में है, प्रशासन में है, सत्ता में है, उसके पास बहुमत है और उसके मान लो किसी बात पे उन सदस्यों में आपस में मतभेद हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं या हम आपके इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं, हम आपसे इसमें तालमेल नहीं रखते हैं, वो पार्टी से अलग हो जाते हैं, उस मुद्दे से वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर मंत्रिमंडल का बहुमत नहीं रह जाता, सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है। जब सरकार का बहुमत खत्म हो गया तो मंत्रिमंडल काम नहीं कर सकता, सरकार भंग हो जाती है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल पर यह नियंत्रण रखने का बहुत ही प्रभावशाली उपाय है कि आपस में हम लोग तालमेल बिठा के काम करें। यदि आपस में हमारा तालमेल नहीं रहेगा तो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। संसद सदस्य यह कह सकते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है, यह मंत्रिमंडल हमारे हित में, जनता के हित में कार्य नहीं कर रहा है, देश के हित में कार्य नहीं कर रहा है और इस मंत्रिमंडल पर हमारा विश्वास नहीं है। यह ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यदि इस प्रस्ताव पर बहुमत मिल गया, सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ ये सही है, वर्तमान मंत्रिमंडल देश के हितों के लिए कार्य करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो
मंत्रिमंडल को फिर त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का। तो आज हमने अपने इस वीडियो में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में जाना। तो केंद्रीय कार्यकारी मंडल के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यों को, उनके अधिकारों को, और आज के वीडियो में प्रधानमंत्री के कार्यों को, उनके मंत्रिमंडल के कार्यों को, मंत्रिमंडल पर संसद के नियंत्रण के बारे में, ऐसे अनेक मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हल करने का प्रयास करें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।